Hello everyone, welcome back in my channel. I am Mr. Sachin Sirohi. आज की इस वीडियो में मैं टैली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही पैटर्न में लेकर आया हूँ। टैली जो बच्चे अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज करें। तो ये आज का जो टॉपिक है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी एक एफर्ट लगाकर मैंने ये सारा डेटा इकट्ठा किया है, ताकि इस एक ही वीडियो में आपके एग्ज़ाम की सारी तैयारी पूरी हो जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पैटर्न में आप इसको समझ सकते हो। तो टैली जिसको हम बोल रहे हैं कि जिसमें हम सारा अकाउंट आपका कंप्यूटराइज़ मेंटेन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है कंप्यूटराइज़ अकाउंटिंग, कि हम मैनुअल अकाउंटिंग से कंप्यूटराइज़ अकाउंटिंग की तरफ कैसे चलें। और ये श्योरिटी है अगर आपने इस पूरी प्रॉपर वीडियो को ठीक से देख लिया, सारे क्वेश्चन आपने रेडी कर लिए हैं, तो आपका एग्ज़ाम और आपका इंटरव्यू इससे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको अपनी नॉलेज से रिलेटेड इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बच्चों में बात करूँगा क्योंकि टैली आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है और कंप्यूटराइज़्ड अकाउंटिंग करने के लिए इसको हमें सीखना ही होगा। तो इसको सीखने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पहले मैंने एक थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे रखा है, देन उसके बाद आई विल स्टार्ट सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहले बात है कि व्हाट इज़ एन अकाउंट यूज्ड फॉर इन अकाउंटिंग? भई नॉर्मली देखा जाए तो अकाउंटिंग में जो अकाउंट है वो क्या है? तो एन अकाउंट इज़ रिकॉर्ड और स्टेटमेंट समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम। ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर आइटम या किसी पर्सन या किसी बिज़नेस एंटिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों? इट हेल्प ट्रैक द फ्लो ऑफ मनी, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी हम ये चीज़ें जो मनी है, एसेट्स हैं, लायबिलिटी, ये बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में आपको समझाया है। इट डिपेंड ऑन यू कि आप किस पैटर्न पे कंफर्टेबल हो, तो आप दोनों में से कोई भी एक पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन अकाउंट, अकाउंट क्या है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग? चलिए समझ में आया सर, अकाउंट हम पढ़ रहे हैं, मैनुअल अकाउंटिंग भी हम करते हैं, लेजर्स बनाते हैं, ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। वो आपकी बच्चों मैनुअल अकाउंट में है। जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जर्नल एंट्री मैनुअली कर रहे हैं सारा कुछ। इसमें कॉस्ट भी हमारी बढ़ती है। सेम उसी के बाद बच्चों बात आई है कंप्यूटराइज़्ड अकाउंटिंग की। तो कंप्यूटराइज़्ड अकाउंटिंग में क्या हुआ, सारा काम जो भी हम जर्नल एंट्री वगैरह जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑन द अगर देखा जाए तो मैनुअल अकाउंटिंग में क्या है, इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग ट्रांज़ैक्शन बाय हैंड इन जर्नल्स, लेज़र या किसी अदर फिजिकल रिकॉर्ड्स में। तो आप वो सब कुछ मेंटेन कर रहे हो। बट नाउ द थिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। अब कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। क्या? Computerized accounting, on the other hand, uses accounting software to record, process, analyze financial transaction इलेक्ट्रॉनिकली। जो भी हम चीजें ये जो मैनुअल पहले करते थे, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उस चीज को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करने के लिए वी नीड अ सॉफ्टवेयर। तो उसमें हम काफी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे टैली के काफी सारे वर्जन्स हैं, मैं उसके बारे में भी बात आपसे करूंगा। तो ये आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, दैट मीन जो हमारा मैनुअल अकाउंट है उसको इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना ही हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जिससे हम फास्टर काम कर सकते हैं, हमारा काम बहुत एक्यूरेट रहेगा। ये सारी चीजें आपकी इसमें रहती हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ के साथ वो चीजें मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन की हैं। इट डिपेंड ऑन यू कि आप वो कौन सा पैटर्न फॉलो करते हो अपने एग्जाम में इन क्वेश्चन को करने के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चे ये कहते थे कि सर एक्चुअली इंग्लिश में के साथ-साथ थोड़ा हिंदी का भी टच मिले तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जिससे हमें क्वेश्चनों को बहुत सही तरीके से समझ में आ जाए। व्हाट इज़ टैली? टैली क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। बच्चों बहुत आगे चल के भी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं।
क्योंकि थोड़ा-सा मैंने लिटिल बिट एक जनरल नॉलेज रखी है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द टैली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। टैली इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाइडली यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस, मैनेजिंग इन्वेंटरी एंड परफॉर्मिंग अदर अकाउंटिंग फंक्शन। तो जो भी हमारे फाइनेंशियल की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं या जो भी इन्वेंटरी लेवल पे हैं, जो भी हम अकाउंटिंग फंक्शंस को मेंटेन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ हम किससे मेंटेन कर रहे हैं? टैली पे। तो टैली क्या है? एक आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें, जैसे हम नॉर्मल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। बट टैली इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपने ट्रांज़ैक्शंस, इन्वेंटरी और अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। और हमें केवल क्या करना है? कंपनी क्रिएट करनी है, लेजर्स बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज़ क्रिएट करनी है। देन आफ्टर दैट जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, वो सारी चीज़ें अपने आप बन जाती हैं। ये इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज मुझे लगता है। नाउ व्हाट इज़ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग? तो फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है? जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस भी किया था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रेफर टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म अकाउंटिंग। Computerized accounting system offer various advantages over traditional manual obviously। तो मैनुअल अकाउंट जो हम ट्रेडिशनल मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे थे, उसके कंपैरेटिव में हमारे पास जो हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें काफ़ी बेनिफिट है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। सच एज़ इंक्रीज़ एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड द एबिलिटी टू जनरेट रिपोर्ट क्विकली। तो ऑब्वियसली हमें बस जर्नल एंट्री क्रिएट करनी है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप मेंटेन हो जाती हैं, तो बहुत फास्टली हम इसमें काम कर पाते हैं। फिर आता है बच्चों व्हाट इज लेजर? लेजर क्या होता है? अ लेजर इन टैली इज अ बुक और रिकॉर्ड दैट कंटेन इंडिविजुअल अकाउंट। मतलब किसी का भी जो टैली है, में जो आप एक इंडिविजुअली जो लेजर बना रहे हो और फिर उसका क्या कर रहे हो? अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। यूज्ड टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेजर्स कैटेगराइज ट्रांजैक्शन इनटू डिफरेंट अकाउंट सच एज एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो इस तरीके से जो भी हम लेजर बनाते हैं, उनको इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में, इन ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं और उससे रिलेटेड फिर हम उसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी उस अकाउंट से लेन-देन है, जैसे हमारा बैंक में अकाउंट है, तो वो उससे हमारा पता चल जाएगा। बच्चों एक ही वीडियो में, आज की इस वीडियो से सारे डाउट्स और सारा ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही इफेक्टिव मैंने बनाई है। व्हाट इज वाउचर? वाउचर है क्या? अ वाउचर इन टैली इज अ डॉक्यूमेंट दैट सर्व एज एविडेंस of a financial transaction. Voucher are used to record various type of transaction such as sales, purchase, payment, receipt and journal. तो ये जो हमारे जो वाउचर्स होते हैं, ये क्या एक एविडेंस है कि जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, वो ट्रांजैक्शन हमारी किस टाइप की है। पेमेंट कर रहे हैं हम उसमें या फिर उससे हम रिसीव कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं सेल्स, तो वो हमें क्या होता है? हमारा वाउचर। और फिर यहीं से बात बच्चों आती है टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर हमारे कितने टाइप के हैं? सबसे पहला है बच्चों कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा जिसमें हम क्या करते हैं? यूज फॉर रिकॉर्डिंग कैश एंड विथड्रॉल डिपॉजिट एंड ट्रांसफर फ्रॉम द वन बैंक अनदर वन बैंक अकाउंट टू अनदर। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में जब हम कोई भी चीज पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं या विड्रॉल्स कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस समय हम कॉन्ट्रा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक। मतलब कैश और बैंक ही आएगा दोनों साइडों। पेमेंट में यूज टू रिकॉर्ड पेमेंट मेड टू सप्लायर, क्रेडिटर फॉर द एक्सपेंस। मतलब कोई भी जो पेमेंट आप कर रहे हो, किस लिए? कि कोई चीज आपने खरीदी है, किसी क्रेडिटर से उसका पेमेंट आप कर रहे हो, किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट आप कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी पेमेंट वाउचर से आएगी। रिसिप्ट वाउचर यूज टू रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट और पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डेटर और फॉर इनकम। मतलब जो आप कैश रिसीव कर रहे हो किसी कस्टमर से, या कोई आपको इनकम जनरेट हुई है, या किसी को आपने सेल किया है डेटर से, उससे जो आप चीजें रिसीव कर रहे हो, वो किस में आएगी बच्चों? आपकी रिसिप्ट वाउचर। नाउ जर्नल यूज फॉर रिकॉर्डिंग नॉन कैश ट्रांजेक्शन सच एज एडजस्टमेंट। तो ज्यादातर जो हमारी एडजस्टमेंट वाली जो एंट्री होती है, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो होती हैं, उनको हम जर्नल में करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन और अदर ट्रांसफर एंट्रीज जो भी हम इस तरह की करेंगे, वो हमारी जर्नल में आएगी। नाउ बच्चों बात आती है सेल्स वाउचर। तो यूज टू रिकॉर्ड सेल्स ट्रांजेक्शन
इंक्लूडिंग इनवॉइसेस इश्यूज टू कस्टमर। तो जो भी हम सेल कर रहे हैं, जो भी हम बिलिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स उस तरह की एंट्रीज हम सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। उनकी शॉर्टकट की भी बच्चों यहाँ पर दी हुई है। परचेस वाउचर यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग इनवॉइसेस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। तो ऑब्वियसली जो भी हम परचेस कर रहे हैं, उस परचेस का जो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो किससे आएगा? आपका परचेस वाउचर। परचेस आपने चाहे वो क्रेडिट पे किया हो, चाहे वो परचेस आपने हैंड टू हैंड कैश के थ्रू या चेक के थ्रू आपको उसका पेमेंट किया, तो उस तरह की एंट्री हम बच्चों यहाँ पर परचेस वाउचर्स में हम उसको करेंगे। अब हमारे पास बात आती है बच्चों क्रेडिट नोट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे बताई गई है, कंट्रोल प्लस F8 यूज्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर्स फॉर सेल्स रिटर्न और एडजस्टमेंट। मतलब हमने किसी को सेल कर दिया है, अब वो ड्यू टू द रीजन ऑफ डिफेक्ट कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई भी इश्यूज है, उसकी वजह से क्या कर रहा है, कोई कस्टमर हमें वो चीजें वापस कर रहा है। तो उस तरह की एंट्री जो हमें रिकॉर्ड करनी है, वो हमें क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करनी है। फिर बात आती है डेबिट नोट वाउचर्स। तो डेबिट नोट वाउचर यूज टू रिकॉर्ड डेबिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर फॉर परचेस रिटर्न और एडजस्टमेंट। तो जो चीज हमने परचेस की है और हमें लग रहा है कि उसमें कोई डिफेक्ट है या कोई इश्यू है, हम क्या करते हैं, उसको वापस करते हैं। परचेस रिटर्न वाली जो एंट्री है, वो आपकी जो डेबिट नोट में आई, दैट मीन्स परचेस रिटर्न। अब बात कर लेते हैं हम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैली प्राइम एंड टैली ERP9। तो देखा जाए टैली के अंदर काफी सारे वर्जन आए हैं, उसमें से एक सही वर्जन जो है वो हमारा है, जो लेटेस्ट वर्जन जो इस समय है वो है टैली प्राइम, और जो उससे पुराना वर्जन है वो है आपका टैली ERP9। ERP का मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो दोनों को अगर कंपेयर करें, तो दोनों को कंपेयर करने पे ये निकलता है कि जो टैली प्राइम है उसके अंदर कुछ नई फ्लेक्सिबिलिटीज के कुछ नए फीचर्स आए हैं, और टैली प्राइम टैली ERP9 का लेटेस्ट वर्जन है। दोनों के फीचर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप बच्चे इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, उनको रेडी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। नाउ अगर मैं यही बात करूं कि टैली प्राइम का थोड़ा सा सर हिंदी में बता दीजिए, तो टैली प्राइम आपका क्या है? टैली प्राइम टैली ERP9 का ही एक उत्तराधिकारी है, जो कि आधुनिक चीजें। इसमें क्या क्या चीजें डिफरेंस आई, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ देता हूँ। लोगो में डिफरेंस आया है, कलर्स में अच्छा डिफरेंस आया, लुक में आया है, स्पीडली अच्छा काम हम कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें भी काफी अच्छा काम हम कर सकते हैं। कंपनी सिलेक्ट की में डिफरेंस है, मतलब कुछ शॉर्टकट की बदली है। देन मल्टीटास्किंग फीचर्स में कुछ डिफरेंस आया है, और प्रिंट आउट लेवल पे भी काफी सारे डिफरेंस के ऑप्शन सामने आए। तो ये था हमारा टैली ERP9 और टैली प्राइम में क्या डिफरेंस। नाउ बच्चों बात आती है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने टाइप के हैं ये भी आप जरूर रेडी कर लें, जैसे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? एसेट्स। पर्सनल अकाउंट में पर्सनल या जो भी लाइबिलिटीज हैं आपकी, और नॉमिनल में आपके इनकम और एक्सपेंसेस। तो उससे रिलेटेड आपको रूल्स याद हो, क्या चीज व्हाट्स कम्स इन क्या डेबिट होती हैं, व्हाट्स गोज आउट क्या चीज क्रेडिट होती है जब एसेट्स आती हैं। तो वो सारे रूल्स आपको प्रॉपर यहाँ पर पक्के हो, इस तरह के चार्ट को आप रेडी जरूर करें, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस मैं लेकर अभी आ रहा हूँ आपके सामने जस्ट थोड़ी ही टाइम बाद, तो उसमें आपको ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी। नाउ फिर अगली बात आती है बच्चों कि अकाउंट टाइप। तो अकाउंट कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? अकाउंट्स में देखा जाए तो एक तो हो एसेट्स। एसेट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कैश है, प्रॉपर्टी है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है, सब आपकी एसेट्स हो सकते हैं। लायबिलिटी क्या है? जैसे बैंक लोन है, अकाउंट पेएबल है जो आपको पे करना है, क्रेडिट कार्ड है जो आपने, बहुत सारी लायबिलिटीज आपकी हो सकती है। इक्विटी जैसे ओनर इक्विटी है, ओनर ड्रॉ है, ओनर का कंट्रीब्यूशन जो ओनर है। देन रेवेन्यू जो हमने सेल किया है, जो जो हमारी रेवेन्यू मतलब जो इनकम हो रही है, रॉयल्टी से हो रही है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल जो हमने कुछ सेल किया है। ये एक्सपेंसेस है, जैसे वेजेस हैं, रेंट है या फिर फोन बिल है, इस तरह के हमारे क्या होते हैं, ये एक्सपेंसेस होते हैं। तो अकाउंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू द 5 ग्रुप। तो उसको 5 ग्रुप में मेनली अगर देखा जाए तो डिवाइड किया गया है। ये बच्चों आपको रेडी करना है। नाउ फिर बात आती है सर जर्नल एंट्री क्या होती है? तो जर्नल एंट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जर्नल एंट्री क्या कर रहे हैं? हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में।
इट इंक्लूड्स डिटेल सच एज द डेट, अकाउंट्स इफेक्टेड एंड अमाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिट। भाई जो भी अमाउंट हम लाइक जर्नल एंट्री जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे हमने वाउचर्स पढ़े थे, तो एक साइड डेबिट होगी, एक साइड क्रेडिट होगी, डिपेंड ऑन दैम कि वो वाइस वर्सा चेंज हो सकता है। डे बुक, a day book is a chronological record of daily financial transaction organized by the type of transaction, sales, purchase, receipt, payment। तो इस तरह की जो भी चीजें हम सेल्स, परचेस, रिसिप्ट जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं डे वाइज, वो हमारी डे बुक में जाकर स्टोर हो जाती है। फिर बात अच्छो बच्चों इसमें आती है आपकी ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस डेबिट एंड क्रेडिट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो जो भी डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड की इक्विलिटी को चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये कुछ चीजें हैं जो बच्चे अकाउंटिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत चीजें आसान है, बट मेरा जो इंटेंशन इस वीडियो का वो ये है कि आपको आपके एग्जाम के लिए फुल फ्लैश आपको बता दूं भाई ये चीजें आप रेडी कर लीजिए थ्योरी में, और अभी जो एमसीक्यू आएंगे तो एमसीक्यू में आप ये चीजें रेडी करिए, दैट्स इट, दैट इज कंप्लीट फॉर योर एग्जाम। तो कुछ बचे ना, ये मैं देखता हूं। तो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये क्या है कि ट्रायल बैलेंस बोथ साइड इक्विलिटी को चेक करता है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है आपका, इज अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल्स। तो जो भी हमने सेल्स की हैं, जो भी हमारी परचेस है वो इसमें आती हैं, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न वो इसमें बच्चों आता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ये सब चीजें आपकी किस में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। नाउ फिर बात करते हैं बच्चों इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें क्या चीज आती है आपकी, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज द रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू, जो भी हमें इनकम हुई है, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, उनको क्या करने के लिए, समराइज करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर। और यहीं से क्या चीज जनरेट होती है बच्चों, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। देन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका एक स्नैपशॉट होता है, कितनी हमारे पास लाइबिलिटीज हैं और कितनी हमारे पास एसेट्स हैं, जिसको हम मंथली, क्वार्टरली, ईयरली किसी भी तरीके से देख सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रेडी हमने कर लिए। अब बच्चों बात आती है, चलिए सर इतना अब हमने बेसिक यहाँ पे रेडी किया, थ्योरी में ये सब चीजें हमें आइडिया लग गया कि टैली में क्या होता है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में वाउचर्स क्या थे, लेजर्स क्या थे। अब बात कर लेते हैं कुछ नॉलेज टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए जल्दी इनको वन बाय वन कंप्लीट करते हैं। और बात और कि जो अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि उनको अपडेट मिलते रहें। मैं टैली के वो सारे अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ, और मेरी इस प्लेलिस्ट में एग्जिस्टिंग भी आपको मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो का इंटेंशन है आपके एग्जाम्स को क्लियर कराना, जिसमें आपको पूरा रोड मैप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर है, डिपॉजिटिंग कैश टू एसबीआई शुड बी पास थ्रू, कि हमने कैश डिपॉजिट किया है किसमें, एसबीआई बैंक में। तो उस तरह की एंट्री हम किस में करते हैं, रिकॉर्ड, कॉन्ट्रा। कैश टू बैंक की एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे कॉन्ट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट अंडर विच हेड मोटर कार इज शो। तो मोटर कार का अगर आप लेजर टैली में बनाओगे तो वो यहाँ पर किस लेजर में आएगा, तो बच्चों वो आएगा आपका फिक्स एसेट। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो आपके आंसर नहीं है, उनको मैं आपको यहीं पे जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री, टैली बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड। तो अगर हम टैली को स्टार्ट करते हैं तो टैली में बाय डिफॉल्ट कितने लेजर बने हुए आते हैं, दो लेजर। तो बाय डिफॉल्ट टू लेजर सपोर्टेड बाय टैली, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन क्रिएट वन एंड मोर। आप एक से ज्यादा कितने भी बना सकते हो। थ्रू विच कॉन्फ़िगरेशन वी कैन एक्टिवेट डेबिट, डीआर और सीआर इंस्टेड ऑफ टू और बाय। जब टैली को हम स्टार्ट करते हैं वहां पे जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां पर टू और बाय का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आता है, या अगर वो आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों की होती है आपकी F12। F12 का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन और F11 का मतलब है फीचर्स।
अभी देख लो यहाँ पे मैंने बता भी दिया, F12 की इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। तो F12 की बच्चों आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन की होती है जिससे हम कुछ फीचर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, टैली कैन वार्न ऑन द नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज का पेमेंट कर रहे हो और कैश वहां पे माइनस में जा रहा है तो वो हमें वार्न करेगा। तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ बैंक पेमेंट एंड बैंक रिसिप्ट वाउचर रेस्पेक्टिवली। तो बैंक पेमेंट और बैंक रिसिप्ट, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताए थे वाउचर्स, तो उनकी शॉर्टकट की क्या है? तो बैंक पेमेंट की शॉर्टकट की है F5 और बैंक रिसिप्ट की शॉर्टकट की है F6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एट द टाइम ऑफ लेजर क्रिएशन द शॉर्टकट की टू क्रिएट एन ऑनलाइन ग्रुप और सब ग्रुप इज। जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं या जर्नल एंट्री हम करते हैं या कोई लेजर्स वगैरह हम बनाना चाहते हैं, तो वहां पे जो हमारी जो एक शॉर्टकट की है जो हम क्रिएट करना चाहते हैं वो है ऑल्ट सी। तो ऑल्ट सी जैसे ही आप करोगे तो वहां से आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। बाकी जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो ट्रांजेक्शन में राइट हैंड साइड पे भी क्रिएट का ऑप्शन वहां पर आ जाता है। कैन वी क्रिएट टू कंपनी हैविंग द सेम नेम? ऑब्वियसली यस। कंपनी हम एक से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं सेम नाम से, लेकिन उनका जो टैली जो नंबरिंग करता है जैसे 10000 समथिंग, तो वो नंबरिंग उसमें अलग करता है, बाकी नेम आप उसमें सेम रख सकते हो। पेमेंट, पेमेंट क्या है? इज एन अकाउंटिंग वाउचर है, मतलब एक पेमेंट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं डायरेक्टली, तो इट इज अकाउंटिंग वाउचर। हमारे पास देखा जाए तो दो तरह की हम जर्नल एंट्री करते हैं, जैसे एक तो हुआ इन्वेंटरी बेस्ड हुआ और एक हुआ आपका अकाउंटिंग बेस्ड। तो पेमेंट इसी वजह से एक अकाउंटिंग बेस्ड जर्नल एंट्री। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस आपका 1 लाख, कि हमने 1 लाख से एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जो इस तरह की जो एंट्री होगी वो आपकी रिसिप्ट में आएगी, क्योंकि यहाँ पे है ना एक बिजनेस स्टार्टिंग वाली एंट्री है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये एंट्री आपको रिसिप्ट में करनी होगी। कीपिंग अ कॉपी ऑफ डेटा इन अदर मीडिया इज टर्म एज, मतलब अपने जो टैली का जो डेटा है, जब हम टैली में काम करते हैं तो जैसे हम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में फाइल को जाके सेव एज करते हैं, टैली में वो सब करने की जरूरत नहीं होती। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम बैकअप वगैरह लेते हैं। तो बैकअप से हमारी डेटा की एक कॉपी किसी ड्राइव में हम सेव कर लेते हैं, ताकि कल को कोई टैली में दिक्कत आए तो हम उसको आसानी से रिस्टोर कर सकें। द शॉर्टकट की टू डिलीट अ कंपनी, एक कंपनी को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो है बच्चों ऑल्ट प्लस डी। तो ऑल्ट प्लस डी से आप किसी भी कंपनी को आसानी से या किसी भी लेजर्स को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। स्टॉक कैटेगरीज कैन बी मेंटेन इन टैली, क्या स्टॉक कैटेगरी हमारी टैली में मेंटेन की जा सकती है? ऑब्वियसली यस, टैली में स्टॉक कैटेगरी को मेंटेन किया जा सकता है। बच्चों बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूँ। कंटेंट बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए बनाया है मैंने, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी, और वीडियो को लाइक करें कि आपको ये वीडियो कितनी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही। अभी बस बने रहिएगा, जो काफी सारे क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं, और जब मैं बात कर रहा हूँ इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, तो ये हेल्पफुल रहेगी। बस आप इसको एक कॉन्फिडेंट होकर और एक प्रॉपर टाइम देकर इसको सही से देख लीजिए और समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन लेजर फॉल अंडर, जो हम देखिए होता क्या है डेप्रिसिएशन, जैसे हमने कोई एसेट्स खरीदी, उस एसेट्स का जो हमारा डिवैल्यूएशन होता रहता है, जो हाश जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे। तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमारा किस में आएगा बच्चों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। भाई एसेट्स हमने खरीदी 1 लाख की, अब उसमें से सर उसकी वैल्यू खत्म होती जाए तो मैं उसको एक्सपेंस में दिखाऊंगा। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन डिजिट जिसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब 10 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से ये हमारा बनता है। जीएसटीआईएन फॉर्मेट स्ट्रक्चर, तो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हमारा है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर का फॉर्मेट क्या है? तो पहला फॉर्मेट है इसका, पहले इसमें स्टेट का कोड आता है, देन फिर पैन कार्ड का कॉम्बिनेशन रहता है आपका, और फिर इस तरीके से जोनल कोड वगैरह करके ये कोड आपका बनाया जाता है। तो 29 ABCD मतलब 5 आपके अल्फाबेट आ जाएंगे, 4 न्यूमेरिक आ जाएगी, फिर एक अल्फाबेट, फिर एक न्यूमेरिक, देन फिर एक अल्फाबेट, देन फिर एक न्यूमेरिक। तो सबसे पहला वाला आपका इसका आंसर ठीक रहेगा।
नेक्स्ट, टू व्यू द करंट बैलेंस ऑफ द लेजर ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, टर्न ऑन द ऑप्शन। तो अगर हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं या कोई भी हमने लेजर वहां बनाया, जर्नल एंट्री से भी हम बना सकते हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कि सर करंट बैलेंस लेजर के नीचे शो करता है कि इस पर्टिकुलर लेजर में कितना बैलेंस शो हो रहा है। तो उस तरह के ऑप्शन को यस करने के लिए टैली में हम बच्चों F12 फीचर का इस्तेमाल करते हैं, शो लेजर करंट बैलेंस फ्रॉम F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इट इज पॉसिबल टू सी द ओपनिंग बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। क्या ये पॉसिबल है कि ट्रायल बैलेंस में हम ओपनिंग बैलेंस को देख सकते हैं? यस, ऑब्वियसली हम F12 करके वहां पर कुछ ऑप्शंस आते हैं और वहां पर जाके हम ये ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं। टू मेंटेन गोडाउन विद इन्वेंट्री, टर्न ऑन द ऑप्शन। कि हम गोडाउन में क्या कर रहे हैं, हम गोडाउन को मेंटेन करना चाहते हैं। जब हम इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई स्टॉक से रिलेटेड, भाई ये गुड्स हमने खरीदा है, तो हम पर्टिकुलर उसको किसी गोडाउन में रखना चाहते हैं। तो उस तरह की एंट्री जो है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन इन F11, तो हम उसको इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ, इट इज पॉसिबल टू पास अ पेमेंट एंट्री इन सिंगल एंट्री मोड। ऑब्वियसली, तो देखा जाए हमारे पास दो तरह की एंट्री सिस्टम होती है। एक होती है डबल एंट्री सिस्टम और एक होती है हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम। ये मोड होते हैं एंट्री सिस्टम। तो ये पॉसिबल है कि आप पेमेंट की एंट्री सिंगल मोड में भी पास कर सकते हो। कैश टू बैंक ट्रांजैक्शन इन टैली कैन बी पास थ्रू। तो कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश तरह की जो एंट्री होती है बच्चों, वो हम किस में पास करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर में पास। तो बच्चों सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिफाइन है। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में आप नीचे साथ क्या देख सकते हो और इन क्वेश्चन को आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ड्राइंग्स अकाउंट विल बी असाइन टू द ग्रुप। ऑब्वियसली अगर हम बात करें जो ड्राइंग अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है, तो कैपिटल अकाउंट विद डेबिट साइड। तो ड्राइंग्स क्या होता है? जो कंपनी का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो खर्चे करता है, और ड्राइंग्स का लेजर किस में आता है? आपका कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। आता कहाँ पे? ये डेबिट साइड में आता है। नाउ नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग बिल रिपोर्ट कैन बी सीन फ्रॉम। तो जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होती है उसको हम कहां पर देख सकते हैं? तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग, ये आप जब टैली में जाओगे और यहाँ नीचे रिपोर्टिंग पर आओगे और वहां पर आकर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर जाकर आउटस्टैंडिंग देख सकते हो। नाउ, टू सेव अ वाउचर फ्रॉम एनी पोजीशन प्रेस। तो हम यहाँ से, तो देखा जाए हमसे यहाँ पर कि ठीक है सर, ये तो था ही हमारा कॉन्सेप्ट ड्राइंग्स। आउटस्टैंडिंग भी मैंने आपको बता दिया बच्चों यहाँ पर। टू सेव अ वाउचर फ्रॉम एनी पोजीशन प्रेस। तो किसी भी पोजीशन से वाउचर्स को सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए की हेल्प से हम वाउचर्स को इजीली क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। विच टैग इज द पार्ट ऑफ द इंटर स्टेट इंटीग्रेटेड टैक्स इन जीएसटी। तो जीएसटी में देखा जाए तो जो इंटर स्टेट जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस लेवल पे जो टैक्स लगता है वो लगता है आपका आईजीएसटी, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द लेजर सैलरी पेबल फॉल अंडर द ग्रुप। अगर हमने एक सैलरी पेबल का एक लेजर बनाया है, तो सैलरी पेबल का लेजर हमारा किस पर्टिकुलर ग्रुप में उसको हम पोस्ट करेंगे? तो वो होगा आपका करंट लायबिलिटी। जो पेबल्स वाले जो लेजर्स होंगे वो आएंगे बच्चों आपका करंट लायबिलिटीज। कैन वी जूम एनी रिपोर्ट इन द टैली? ऑब्वियसली, क्या हम टैली में कोई रिपोर्ट को जूम कर सकते हैं? तो यस, हाँ, हम टैली में वो चीजें जूम कर सकते हैं। विच टैक्स इज नॉट रिप्लेस बाय जीएसटी। तो जीएसटी में ऐसा कौन सा टैक्स है जिसको रिप्लेस नहीं किया गया है? वो है बच्चों आपका टीडीएस। तो टीडीएस को जीएसटी में रिप्लेस नहीं किया गया है। एंड डेबिट नॉट वाउचर कैन बी यूज फॉर। तो देखा जाए तो डेबिट नॉट वाउचर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपके सामने डिस्कस किया था, तो डेबिट नॉट वाउचर की जो एंट्री हम करते हैं वो करते हैं आपकी परचेस रिटर्न में। बैड डेब्ट्स आर रिकॉर्डेड इन। बैड डेब्ट्स क्या है? जो पैसा हमने सपोज कीजिए किसी को सेल कर दिया है या किसी को लोन पर हमने पैसा जो दिया है, वो पैसा जो डूब जाता है, जिसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसको हम किस में रिकॉर्ड कर लेते हैं? बैड डेब्ट में। तो बैड डेब्ट्स क्या है? एक आपके एक्सपेंसेस हो।
विच टैक्स कंपोनेंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द जीएसटी? इनमें ऐसा कौन सा कंपोनेंट नहीं है जो जीएसटी का पार्ट आपका यहाँ पर नहीं है? तो देखो, सीजीएसटी भी होता है, एसजीएसटी भी होता है और आईजीएसटी। तो टीजीएसटी यहाँ पर आपका एक गलत आंसर है। दैट मीन्स बात ये है कि टीजीएसटी यहाँ पर आपका ये जीएसटी का पार्ट नहीं होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं जीएसटी मीन्स। जीएसटी का क्या मतलब है? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का मतलब है बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ टू सी द ट्रायल बैलेंस, अगर मुझे ट्रायल बैलेंस को देखना है टैली में, तो मैं किस पर्टिकुलर ऑप्शंस पे जाऊंगा? तो पहले गेटवे ऑफ टैली, देन डिस्प्ले, और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बच्चों ट्रायल बैलेंस का। तो पहला आंसर इसका आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। द शॉर्टकट ऑफ चेंजिंग द पीरियड इज इन्वोक्ड बाय प्रेसिंग। तो इनमें से उस शॉर्टकट की कौन सी है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल ईयर या पीरियड को चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पर है ऑल्ट F2। जब मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने की, तो आपको बात करनी है ऑल्ट F2, जिसको हम पीरियड बोल सकते हैं। वी कैन गिव ओपनिंग बैलेंस टू द लेजर अकाउंट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। ऑब्वियसली, जब हम लेजर को क्रिएट करते हैं बच्चों, लेजर को क्रिएट करते समय ही हम उस लेजर में ओपनिंग बैलेंस भी एंटर कर सकते हैं। शट डाउन अ कंपनी मींस डिलीटिंग अ कंपनी। क्या कंपनी को, जब हम शट डाउन का मतलब होता है कंपनी को क्लोज करना, क्या शट डाउन करना मतलब कंपनी को डिलीट करना होता है? नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका बच्चा? इसमें फॉल्स आएगा। टैक्सिस लेजर फॉल अंडर विच ग्रुप? कोई भी जो टैक्स का लेजर आप यहाँ पर बना रहे हो, वो किस पर्टिकुलर ग्रुप में आपका आएगा? वो आएगा बच्चों आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। कोई भी टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो टीडीएस हो, तो सारे के सारे जितने भी टैक्स के लेजर हम बनाएंगे टैली में, वो हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएंगे। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे तक लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन के बाद कुछ आपके लिए समझे बचेगा ही नहीं, सारे इसी में लेकर आएंगे। मैं सारा टैली, सारा अकाउंटिंग के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम, वो मैं सारे यहाँ पर लेकर आया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। नाउ टू गेट अ डिटेल रिपोर्ट फॉर्मेट प्रेस, जब हम टैली पे कोई भी काम करते हैं, वहां पे ट्रायल बैलेंस हमारा बनकर आ जाता है। तो उस रिपोर्ट को डिटेल में करने के लिए हम यहाँ पर ऑल्ट प्लस F1 का इस्तेमाल करते हैं। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, जब कंपनी का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करता है? कैश को विड्रॉ करता है। तो उस तरह की जो एंट्री होती है बच्चों, वो हमारी किस में होती है? पेमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो एंट्री हमारी पेमेंट में आती है। नाउ शॉर्टकट की फॉर कैंसिलेशन ऑफ वाउचर। वाउचर्स को बच्चों कैंसिल करने की शॉर्टकट की क्या होती है? मतलब कोई एंट्री मुझसे गलत बन गई, तो मैं क्या करूंगा? उसको डिलीट ना करके कैंसिल कर दूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ ये, या मुझे कुछ जैसे हम कहते हैं ना कि ये बिल गलत बन गया, इसे कैंसिल कर दो, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे बोलते हैं। F11 इन टैली रेफर टू, अगर देखा जाए टैली में F11 का क्या मतलब है बच्चों? उसको बोलते हैं कंपनी फीचर। तो कंपनी से रिलेटेड कोई भी फीचर अगर आपको यस करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर F11 का इस्तेमाल करो। वर्किंग कैपिटल मीन्स, वर्किंग कैपिटल का यहाँ पर क्या मतलब है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो जितनी हमारे पास करंट एसेट्स होती हैं, उसमें से करंट लायबिलिटीज को हम माइनस कर देते हैं, तो दैट क्या चीज निकल के आती है? आपकी वर्किंग कैपिटल। नाउ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी लेजर फॉल अंडर विच ग्रुप? तो जो सीजीएसटी है, जो एचजीएसटी के जो लेजर हम टैली में बनाते हैं, वो किस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आते हैं? वो है बच्चों आपका ड्यूटीज एंड टैक्स। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम ये सीजीएसटी और एचजीएसटी के लेजर को पोस्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ कैन बी व्यू थ्रू द स्टॉक समरी। यस, जो ओपनिंग स्टॉक होता है और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, उन दोनों को क्या हम यहाँ पर स्टॉक समरी में देख सकते हैं? तो यस, ये आपकी बात सही है, क्योंकि देखो टैली में देखा जाए तो हम स्टॉक और अकाउंटिंग दोनों तरह की एंट्रियां रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ओपनिंग बैलेंस भी एंटर कर सकते हैं जब हम लेजर्स वगैरह बनाते हैं, और उनको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी मेंशन नरेशन अगेंस्ट ईज लेजर व्हाइल पासिंग द वाउचर एंट्री? तो क्या हम नरेशन पास कर सकते हैं जब हम लेजर बनाते? तो लेजर लेवल पे भी हम कुछ छोटा बहुत एक तरीके से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हम नरेशन भी लिख सकते हैं यहाँ।
विच इज नॉट अ फाइनल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। इनमें से कौन सा फाइनल रिपोर्ट का पार्ट नहीं है आपके टैली में? तो वो आंसर है बच्चों आपका डे बुक। तो डे बुक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनल रिपोर्ट। विच मेन्यू इज यूज टू क्रिएट अ न्यू लेजर ग्रुप्स एंड वाउचर टाइप्स इन टैली। अगर मैं टैली की बात करूं तो टैली के अंदर जब हम एक न्यू लेजर क्रिएट करते हैं तो वो किस पर्टिकुलर ऑप्शंस में आता है? तो वो आता है आपका मास्टर्स। तो मास्टर्स में हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर लेजर्स को क्रिएट करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीएसटी इन इंडिया? तो जीएसटी का क्या पर्पस है इंडिया में? टू सिंप्लीफाई एंड यूनिफाई इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को सिंपल करना और उसको यूनिफाई करना। देखा जाए तो जीएसटी क्या है? एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ही है। इन जनरल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम, अगर हम देखें नॉर्मली तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। वो ईयर कुछ भी हमारी हो सकती है। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा। जो मैंने रेड में आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताए गए हैं वो इसके बिल्कुल सही आंसर है यहाँ। और ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न में आपको मैंने यहाँ बता दिया। दोनों पैटर्न में आएंगे भी। इट डिपेंड ऑन यू, आपकी चॉइस होगी किस तरीके से आपको चीजें करनी है। और अगर कोई इंटरव्यू देना तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। समझो अगर ये आपने जवाब इतने दे दिए तो आपको टैली बहुत अच्छे से आता है। तुरंत आपकी हायरिंग हो जाएगी अगर इतना आपने बता दिया। मैंने सारे क्वेश्चन लगा दिए टैली केस में, चाहे वो आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जीएसटी से रिलेटेड। व्हाट इज टैली प्राइम प्राइमरली यूज्ड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस? तो देखा जाए टैली प्राइम में जो प्राइमरली जो यूज हो रहा है बिजनेस, क्या कॉन्सेप्ट, क्या मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। भाई हमें जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। सिंपल सी यही बात है हमारी। इन टैली प्राइम व्हाट मॉड्यूल वुड यू यूज टू रिकॉर्ड सेल्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स एंड सर्विस विद जीएसटी? तो जीएसटी में अगर हम बात करें टैली प्राइम में जो भी हम सेल्स की एंट्री जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस तरह की जो हमारी गुड्स या सर्विस से रिलेटेड जो एंट्री होती है ये हमारी बच्चों होती है इन्वेंट्री बेस्ड है। अकाउंटिंग नहीं, ये होती है इन्वेंट्री बेस्ड। Which Tally Prime feature allow you to reconcile bank statement with your recorded transaction? तो अगर हम देखा जाए जो बैंक की जो स्टेटमेंट है जिसको रिकंसाइल करते हैं तो विद योर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, तो उसको बोलते क्या है? कहाँ पे वो चीजें मेंटेन होती है टैली में? एक ऑप्शन होता है बच्चों वहीं पे जहां हम जर्नल एंट्री करते हैं उसके जस्ट नीचे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जैसे हम नॉर्मल करते हैं, सर हमारा करंट अकाउंट है और हमारी सारी ट्रांजेक्शन हमारे करंट अकाउंट में मेंटेन हो रही है, तो जो हमारे चेक क्लियर हो गए हैं तो वो चेक मैं टैली से अगर कंपेयर करूं कि वो चेक क्लियर हो गए या नहीं, तो उस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जीएसटीआर 3? अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो सर जीएसटी मुझे पता था गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ। सेंट्रल लेवल पे हमारा लगता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और स्टेट लेवल पे लगता था हमारा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इंटर स्टेट जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में परचेस तो हमारा लगता था आईजीएसटी। तो यही बात की गई है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीएसटीआर 3, कि जीएसटीआर 3 का क्या पर्पस है इन टैली प्राइम विद जीएसटी। तो जीएसटी रिटर्न फिलिंग, जब हम जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं तो उस समय पे हम जीएसटीआर 3 भी को फाइल करते हैं। इन टैली प्राइम हाउ कैन यू करेक्ट एन एंट्री व्हाट दैट व्हाट वाज मेड विद एन इनकरेक्ट अमाउंट? तो अगर फॉर एग्जांपल इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें टैली पे आ सकती है? तो पहला हुआ यहाँ पर डिलीट द एंट्री एंड री एंटर इट। तो एंट्री को हम डिलीट कर सकते हैं या दोबारा से उसको कर सकते हैं अगर हमसे कुछ गलती हो गई है। देन एडिट द एंट्री डायरेक्टली इन द वाउचर, या हम डायरेक्टली वाउचर्स में जाएं और उस एंट्री को एडिट कर सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी दोनों तरीके से हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं टैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, विच टैली प्राइम रिपोर्ट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड? तो किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के अकॉर्डिंग जो भी हम टैली में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहे हैं तो वो किस में आता है बच्चों? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ हाउ डज टैली प्राइम हेल्प बिजनेसेस कंप्लाई विद जीएसटी रेगुलेशन? तो देखा जाए तो टैली प्राइम किस तरीके से हमारी जीएसटी कंप्लायंस में हमारी मदद कर रही है?
तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी। तो देखा जाए ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगी टैक्स को और जीएसटी को फाइल करने में भी हमारी मदद करती है। कौन? टैली। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मॉड्यूल इन टैली प्राइम? तो टैली प्राइम में टैक्स डिडक्टेड का क्या मतलब है, क्या उसका सोर्स? तो कैलकुलेट एंड डिडक्ट टैक्स ऑन सर्टेन पेमेंट। तो कुछ सर्टेन पेमेंट पर हम उस टैक्स को डिडक्ट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली भाई जो भी हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जो भी हमें, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मेरे को ट्रेनिंग दी है, उस पे जो भी हमारा टैक्स आया, तो उसको कैलकुलेट एंड डिडक्ट टैक्स ऑन सर्टेन पेमेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीएसटीआर 3B इन टैली? मतलब ये तो पढ़ लिया था सर हमने, जीएसटीआर 3B की फाइल करने में इस्तेमाल। पर्पस क्या है? मंथली समरी ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड, जो भी आपने परचेस किया और जो आपने सेल किया। जब परचेस करते समय जो आपने जीएसटी पे किया और जब आप सेल्स करते समय जो आपने जीएसटी लिया, उन दोनों का जो एडजस्टमेंट आपका जो होगा वो होगा आपका जीएसटीआर 3B में। और जीएसटीआर 3B में भी हम ये बोलते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका यहीं से चीजें एप्लीकेबल में आती है। खैर इस बारे में मैंने अलग-अलग और वीडियो में बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है। आज का जो इंटेंशन है वो मेरा है कि प्रॉपर एक क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन के जवाब मैं आपको यहाँ पर दे दूं हिंदी और इंग्लिश। इन टैली प्राइम हाउ कैन यू रिकॉर्ड द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस विद जीएसटी? कि टैली प्राइम में हम सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस की जो एंट्री जो रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा? रिकॉर्ड अ सेल्स वाउचर विद जीएसटी डिटेल। ऑब्वियसली जब हम सेल्स की एंट्री करेंगे तो वहां पर हमें जो है जीएसटी की डिटेल्स को मेंटेन करना पड़ेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैली प्राइम ई वे बिल फीचर? तो टैली प्राइम में क्या होता है? ई वे बिल। कि अगर हम बात करूं जीएसटी का, तो जीएसटी में जब हम कोई गुड्स लेकर जाते हैं काफी दूर या इंटरस्टेट, तो हमें एक ई वे बिल भरना पड़ता है। वही यहाँ पे बताया गया है। तो ई वे बिल क्या कर रहा है? फैसिलिटेट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे बिल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जब हम कोई भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस समय पर हम यहाँ पर ई वे बिल को जनरेट। हाउ डज टेली प्राइम हैंडल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? तो आप आरसीएम को किस तरीके से जीएसटी में मेंटेन करते हो? क्या इसका इंटेंशन? ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड या कैलकुलेट्स एंड रिकॉर्ड आरसीएम ऑन एलिजिबल ट्रांजेक्शन। ये जो है मैंने बताया हुआ है कि आरसीएम जो है, जो जो नॉन रजिस्टर्ड जो डीलर होते हैं, उस लेवल पे वहां पे इस चीज को इस्तेमाल किया जाए। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये भी एक बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए तो ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इन टैली प्राइम व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीएसटीआर 1 रिपोर्ट? तो टैली प्राइम में जीएसटीआर 1 रिपोर्ट का क्या मतलब है? मंथली समरी ऑफ आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब परचेस, आउटवर्ड मतलब सेल। तो जो भी आपने मंथली समरी ऑफ आउटवर्ड, जो भी आपकी सेल्स की जो समरी है, उसको दिखाया जाता है जीएसटीआर 1 में। नाउ हाउ कैन यू रिकंसाइल जीएसटीआर 2A डेटा विद परचेस एंट्री इन टैली प्राइम? तो टैली प्राइम में हम बच्चों जीएसटीआर 2 का क्या इस्तेमाल करते हैं? द जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन टूल हमारे पास होता है, उसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों ये हैं आपके। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली समझ में आएंगे, अगर आपने प्रैक्टिकल थोड़ा सा टैली का किया है। और अगर नहीं भी किया तो इनको नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। Which Teleprime report provides a comprehensive summary of all GST related transaction for a specific period? तो किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड के हिसाब से जो भी हम जीएसटी में एक समरी मेंटेन कर रहे हैं, उसको किस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है? कहाँ पर मिलेगी वो हमें जीएसटी की समरी? वो मिलेगी हमें जीएसटी समरी रिपोर्ट पर। 66 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जीएसटी इन इंडिया? तो जीएसटी का क्या प्राइमरी पर्पस है हमारे इंडिया में? अगर कुल मिला के देखा जाए, रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन बिजनेस, ऑब्वियसली इसको भी कम करना है। सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है। और बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो ये सारे के सारे आंसर आपके बिल्कुल ठीक है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव।
व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन सर्विसेज इन इंडिया? तो सर्विसेज पे जीएसटी का कौन सा रेट लगता है बच्चों? वो है आपका 18% लगता है जीएसटी में, ये आपको ध्यान रखना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीएसटीआईएन? तो जीएसटीआईएन का पर्पस क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टू आइडेंटिफाई द टैक्स पेयर। तो जो टैक्स जो पे कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जीएसटीआईएन का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी? तो देखा जाए तो इनमें से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनमें से किसके अंडर में उसको मेंटेन किया जाएगा? टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जो भी आपने परचेज पे जो भी टैक्स पे किया है, तो मैंने परचेज किया, मैं कंपनी का ओनर हूं, तो मैंने जो चीजें खरीदी हैं, जो मटेरियल खरीदा है, उस पे मैंने एक टैक्स पे किया है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी ओनर हूं, मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो मैं उसमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता हूं। तो इसलिए बोला गया है टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स ऑन सर्विस। तो जो आपने परचेज करते समय जो टैक्स पे किया है वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप उसका फायदा ले सकते हो। Which type of taxpayer is required to the file GSTR 3? तो GSTR 3 दैट मीन जो परचेस और सेल्स, GSTR 1 GSTR 2 दोनों का जो एडजस्टमेंट हो रहा है कहाँ हो रहा है? GSTR 3 भी। कौन कर सकता है? जो रेगुलर डीलर। ये भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, कंपोजिशन डीलर है, रेगुलर डीलर है, रजिस्टर्ड है। इन टैली व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ जीएसटी लेजर? तो टैली के अंदर जीएसटी लेजर क्रिएट करने का क्या पर्पस है? टू कैलकुलेट द जीएसटी लायबिलिटी, मतलब जितना भी हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है, टू पे दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट। वो सारी चीजें हमारी इसमें रहती है। व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया? तो देखा जाए तो इनमें से कौन कौन से जीएसटी रेट मेंटेन हो रहे हैं आपके? 12% भी है, 18% भी है, 28% भी है, और आपका 5% भी है। तो सारे के सारे 5 मैंने इसमें लिखा नहीं है, तो इसलिए चारों आंसर दिए हैं, तो चारों आपके होंगे, लेकिन एक 5% भी आपका है। जीएसटी में 28% से मैक्सिमम जीएसटी रेट आपका नहीं लगाया जाता। विच टेली फीचर हेल्प इन रिकंसिलिंग द डेटा बिटवीन टेली एंड जीएसटी पोर्टल? तो टैली और जीएसटी पोर्टल के बीच का डेटा रिकंसिलिएशन करने का जो मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं? डेटा सिंक्रोनाइज। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ इनको पहले एक आपके लिए मैंने सोचा कि किस तरीके से मैं एनालाइज करूं, ताकि थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों आपके कंप्लीट हो जाएं और हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। देखना तो आपको है ही, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशली आप लोगों की डिजाइन की गई है, जो बच्चे अकाउंटिंग में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं या जो इंटरव्यू या जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया साबित होने। तो विच इज द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या पर्पस है? पेइंग टैक्स ऑन रिवर्स सप्लाई। तो मतलब मैं जिन लोगों से खरीद रहा हूँ, तो वो लोग अनरजिस्टर्ड हैं, वो टैक्स तो मुझे पे नहीं, मुझे जीएसटी वाला बिल तो वो दे नहीं सकते, तो मुझे ही भरना पड़ेगा जीएसटी। तो उस केसेस में हम आरसीएम का इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स पेइंग टैक्स ऑन रिवर्स सप्लाई। व्हाट डज द टर्म एचएसएन कोड? एचएसएन कोड का क्या मतलब है? रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी एंड टैली। तो टैली के अंदर हम एचएसएन कोड का कैसे इस्तेमाल करते हैं? हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड। तो एचएसएन का मतलब यही होता है कि जब हम कोई जीएसटी के अंदर कोई भी स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस स्टॉक के नाम से उसको नहीं जानती, उस पर्टिकुलर स्टॉक का हमें एक कोड भी एंटर करना होता है, जो कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे एक लिस्ट दी गई है। उस पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे को एंटर कर सकते हैं। हाउ इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी ट्रीटेड इन जीएसटी? इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में किस तरीके से ट्रीट करता है? इट कैन बी क्लेम ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स और सर्विस दोनों पर आप इसको क्लेम कर सकते हो, ऐसा नहीं खाली गुड्स पे कर। ये आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि आपका गुड्स और सर्विस दोनों पर लगता है बच्चों। विच टेली रिपोर्ट प्रोवाइड अ समरी ऑफ जीएसटी लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल?
तो देखा जाए तो ऐसे इनमें से ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो टैली के अंदर जहाँ जीएसटी लायबिलिटी जो कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो आपका अवेलेबल होता है, तो वो मैं पहले से आपको बता चुका हूँ बच्चों, वो होता है आपका जीएसटीआर 3बी रिपोर्ट। तो जीएसटीआर 3बी रिपोर्ट में ही आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म व्हिच इज़ रिकॉर्डेड इन टैली, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इट अप्लाई टू सर्टेन स्पेसिफाइड ट्रांज़ैक्शन, कुछ स्पेसिफाइड ट्रांज़ैक्शन होती है एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन द परचेज़ वाउचर ऑब्वियसली। तो अभी पहले मैंने बताया था कि ये हम जिससे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, तो जैसे मैंने खरीदा है तो मुझे ही सरकार को वो टैक्स पे करना है। तो उसको पूछने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, ये भी एक आपके सामने एक मेथड है या एक का पैटर्न है। इट अप्लाई टू सर्टेन स्पेसिफाइड ट्रांज़ैक्शन एंड इट इज़ रिकॉर्डेड ऑब्वियसली। इन टैली व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ लेज़र? तो टैली के अंदर जो लेज़र बनाने का प्राइमरी पर्पस क्या है बच्चों? टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन। ऑब्वियसली टू फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करना ही टैली का प्राइमरी पर्पस है, लेज़र को क्रिएट करने का। और अब हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन आ ही गया है बच्चों। बहुत सारे एफर्ट के साथ आपके सारे क्वेश्चन मैंने एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर दिए हैं कि एक छोटा थ्योरी का पार्ट और एक आपका प्रैक्टिकल, जो आपका देखा जाए प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन आ गए हैं आपके एमसीक्यू के, और सारा ही कवर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीएसटी इन इंडिया? कि जीएसटी का क्या पर्पस है हमारे इंडिया में? टू सिंप्लीफाई एंड यूनिफॉर्म द इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस टैक्स को सिंप्लीफाई करना, जो मैं ऑब्वियसली पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कई बार, लेकिन हर बार क्वेश्चन को थोड़ा-सा हम ट्रिकी अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना ही होगा। बच्चों वीडियो में मुझे बताएँ कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और काफ़ी बच्चों को मैंने देख रहा था, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, तो उन तक किस तरीके से पहुँचा जाए, उन तक उनकी प्रॉब्लम को कैसे समझा जाए, ताकि जो बच्चे अगर प्रॉपर तरीके से नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो उनको कैसे पता चले कि सर टैली में कौन-कौन से क्वेश्चन्स हमें रेडी करने हैं, एग्ज़ाम के लिए कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो से आई होप उनको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। और ध्यान रहे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपके लिए। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।